अस्सलाम वालेकुम। कहानी अर्शी चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मैं हूं निशा और एक छोटे से शहर की रहने वाली मामूली सी लड़की हूं। मेरे परिवार में काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मुझे कभी प्यार भरी नज़र से देखा था। मेरे परिवार में सिर्फ एक मेरी माँ ही थी जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, जबकि मेरे पिता, उन्होंने तो कभी मुझे प्यार से देखा तक नहीं। मैं भी अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। दुनिया में एक माँ ही है जो अपनी औलाद की खातिर क्या कुछ नहीं करती। मेरी माँ ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख सहे थे। मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, बस घर के कामकाज जानती थी। मेरी माँ की शादी से पहले मेरे पिताजी एक मामूली से स्कूल टीचर थे, जहाँ पर उनको सैलरी भी कम मिला करती थी, जबकि वह सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। लेकिन इस नौकरी से उनको कभी तरक्की नहीं मिल पाई थी और ना ही घर के खर्चे पूरे होते थे। हम एक छोटे से कच्चे मकान में रहते थे, जहाँ की बदबूदार गलियाँ और आस पड़ोस के सीधे साधे लोग। इधर मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ झेली थी और हमेशा ही बेइज्जती सही थी। मेरे परिवार में मेरे माता पिता के अलावा मेरे चाचा चाचा और दादा दादी भी रहते थे। मेरे चाचा के पास एक बेटा था जो उम्र में मुझसे छोटा था। इसी वजह से मेरे दादा दादी भी मुझे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह लड़का था और अपने बाप का सहारा बनता। इसलिए मुझे ताने सुनने को मिलते थे, करमजली, मनहूस वगैरह वगैरह। मेरी माँ बहुत मासूम औरत थी। उन्होंने कभी अपने हक़ के लिए परिवार वालों के आगे आवाज़ तक नहीं उठाई। आखिर वह बेचारी किस हक़ के लिए अपने इंसाफ के लिए लड़ती। उनको पता था कि अगर वह कुछ कहेंगी तो उनको वह इस घर से निकाल दिया जाएगा। आखिर वह इस दुनिया में कहाँ जाती। उनके अपने माता पिता भी नहीं थे जब भी वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। वह घर में रह रहकर बहुत ज़्यादा डरपोक हो गई थी। मेरी माँ को हमेशा मेरी दादी कामचोर, मनहूस कहकर पुकारती थी, जबकि मेरी चाची, उनके पास बेटा था। इस वजह से उनके घर में इज्जत बनी हुई थी। मेरी माँ को ऐसा लगता था जैसे वह अपने अंदर की पहचान को खो चुकी है। वह अपने आप को लोगों को कम समझती थी और इसी सोच को उन्होंने अपने दिमाग में बैठा लिया था। इसीलिए वह लोगों का सामना करने से घबराती थी और हमेशा खामोश रहती थी। उनकी इस बात का फ़ायदा उठाया जाता था। उनकी ससुराल वाले उन पर बेतहाशा जुल्म करते थे। बचपन में ही मैंने अपने घर का माहौल ऐसा देखा था। मेरे पिता भी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन मेरे माँ के साथ सलूक उन्होंने हमेशा जाहिलों वाला किया था। मेरे पिता को अपनी शादी से पहले कभी तरक्की नहीं मिली थी और स्कूल टीचर की नौकरी करने के अलावा और कोई नौकरी करने की उनमें हिम्मत भी नहीं थी। मेरी माँ की जब मेरे पिता से शादी हुई थी तो वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। शादी होते ही मेरे पिता को दूसरे बड़े स्कूल में नौकरी मिल गई और वहाँ पर उनकी सैलरी भी ज़्यादा थी, जहाँ उन्हें अच्छे पोस्ट पर रखा गया था। मेरी माँ के घर में कदम रखते ही शादी के बाद मेरे पिता की तरक्की होती चली गई। मेरे पिता ने यह क्रेडिट मेरी माँ को न देते हुए अपने ही खाते में डाल लिया था। उनको ऐसा लगता था कि उनकी कामयाबी की वजह से उनको नौकरी मिली है, लेकिन मेरी माँ एक सरकारी औरत थी, संस्कारी औरत थी और उसके ससुराल वाले जैसे उनका चला दिया करते थे वह वैसे ही चल जाती थी। और मेरे पिता का व्यवहार तो ऐसा था, कभी तो वह सख्त दिल होते थे और कभी नरम दिल बनकर माँ पर मोहब्बत की बरसात कर दिया करते थे। पिताजी की कमाई से माँ की काफ़ी ज़ेवरात तो बन गए थे, लेकिन मेरी दादी ने उनको बेचकर पिताजी से कहा, एक 5 मंजिल का मकान ले लो। पहले वाले मकान पर वह लोग किराए पर रहा करते थे। पिताजी ने शादी के 3 साल बाद ही अपनी मकान भी ले लिया था और मकान के मालिक भी बन गए थे, जबकि उसे परिवार में मेरे चाचा भी रहा करते थे। लेकिन मेरी दादी ने चाची और चाचा से एक भी रुपया नहीं लिया था। फ़िलहाल घर का माहौल तो ठीक चल रहा था। मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के बाद काफ़ी कोशिश की कि कोई बेटा भी हो जाए, लेकिन शायद उनके नसीब में बेटे की खुशी देखना नहीं था। मेरे पैदा होने के बाद पिताजी का रवैया दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था और न जाने पिताजी की किस गलत संगत में पड़ गए थे। शराब पीकर आते थे और माँ को खूब मारते थे और बेवजह माँ पर शक किया करते थे, जबकि माँ घर से बाहर कदम भी नहीं निकालती थी। माँ अपने अकेलेपन में मुझे खूब गले से लगाकर रोया करती थी। मेरी माँ के माता पिता गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी माँ को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। मेरे पिता का रिश्ता जब मेरी माँ के लिए गया तो उनकी शादी कम उम्र में ही पिताजी से हो गई थी। पिताजी माँ से 10 साल बड़े थे और माँ इतनी छोटी थी कि अगर वह दोनों हाथ खड़े करते होते तो पिताजी की बेटी लगती थी।
पिताजी माँ पर बहुत जुल्म किया करते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने अपने घर का माहौल ऐसा देखा था जैसे मेरी माँ बेचारी चुपचाप जुल्म सहा करती थी। मेरे पिताजी की आदत को सब जानते थे और तारीफ करते थे इस बात की कि मेरी माँ ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार रही है जो रोज़ रात को शराब पी कर आता है और उनको घर आते ही इतना मारता है कि उनके शरीर पर चोटों के निशान आ जाते हैं। रात को मेरी माँ के शरीर पर जो चोटों के निशान होते थे, उसमें जो दर्द उठता था वह किसी को महसूस नहीं होता था सिवा मेरी माँ के, क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य मेरी माँ को बचाने के लिए नहीं आता था। दादी भी चुपचाप माँ की आवाज़ सुनती रहती थी और पिताजी को उन्होंने कभी कुछ नहीं समझाया था। मेरी माँ को अपनी बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक़ था। जैसे ही जवान हुई, उनके पिता ने उनकी शादी कर दी और उनके एक्टिंग करने के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। आखिर मैं भी अपनी माँ की ही बेटी थी और 15 साल की हो गई थी। मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक़ था। मेरे अंदर एक्टिंग कूट कूट कर भरी हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मुझे लगता था जैसे मेरे माँ के साथ जो जुल्म यहाँ पर होता था, मुझे उसका बदला ज़रूर लेना है, और बदले की आग मेरे दिल में भड़कने लगी थी। बस मेरी माँ और मेरे साथ जो मेरे घर में जुल्म किया करते थे, उनसे अब मैं तंग आ गई थी। आखिर मैं 15 साल की हो गई थी और सब कुछ अच्छे से समझती थी। मैं अपनी माँ को बहुत समझाती थी कि माँ, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाया करो, ऐसे चुपचाप सब कुछ सहन करके कुछ नहीं होगा। जिस दिन मैं पैदा हुई थी, मेरी माँ के साथ रोज़ जुल्म होता रहता था। मेरी माँ इन 15 सालों में थक के चूर हो गई थी। रोज़ मेरी माँ को किसी अनजान गलती पर या जानबूझकर इल्ज़ाम लगाकर पीटा जाता था। दादी भी मेरी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। दादी ने कभी मुझे प्यार भरी निगाह से नहीं देखा था। आज पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। मेरा भी मन करता था काश मैं भी स्कूल जा सकूं। मेरी माँ ने मेरे लिए 2 बार मार खाई थी, क्योंकि मैंने एक बार अपनी माँ से ज़िद की थी कि मुझे भी स्कूल जाना है। माँ ने मुझे मना किया था कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें स्कूल कभी नहीं भेजेंगे। फिर मैंने माँ से वही ज़िद की और माँ ने मेरे लिए पिताजी से काफ़ी मिन्नतें की, क्योंकि माँ भी चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ और अपनी माँ का सहारा बनूँ। लेकिन पिताजी को तो ऐसा लगता था यह लड़की है और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी, बल्कि यह तो जब शादी करके जाएगी तो उल्टा हमारा ही खर्च होगा। मेरे पिताजी को अभी तक पता नहीं था कि आखिर बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती। मेरे पिताजी को तो बस बेटों का ही लालच था, और मेरी दादी ने मेरे पिताजी के दिमाग में मेरे और मेरी माँ के ख़िलाफ़ बहुत सारी बुराइयां भी भर दी थीं। पिताजी माँ से सिर्फ यही कहा करते थे कि लिख कर हमारा सहारा नहीं बन सकती। मेरे माँ ने मेरे पिता से मिन्नतें की थी, बदले में मेरी माँ को सिर्फ पिटाई ही मिलती थी। आखिर ऐसा कैसा बाप हो सकता है? बेटियों की परवरिश तो बाप दिल से किया करते थे, लेकिन मेरे पिता ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे और मुझे अपने पिता से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे दुनिया के सारे मर्द मेरे पिता जैसे ही होते हैं, इसलिए मुझे मर्दों से नफ़रत होती थी। हमारे आस पड़ोस के लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वह भी अपनी पत्नियों को पैर की जूती समझते थे। उनकी नज़र में औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन थी। मेरी दादी भी कहने को तो औरत थी, लेकिन उनके अंदर कोई दिल नहीं धड़कता था। मेरे ख्याल से तो दादी के अंदर की ममता भी मर चुकी थी, तभी तो उन्होंने दूसरों की बेटी को कभी अपनी बेटी नहीं समझा। जबकि मेरी दादी की अपनी भी कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ 2 बेटे थे, और वह मेरी माँ से भी यही उम्मीद करती थी कि मेरी माँ को मेरी बेटी पैदा करने पर बहुत बड़ा गुनहगार समझा जाता था। जबकि मेरी चाची को घर में बहुत इज्जत दी जाती थी, क्योंकि उनके पास एक बेटा था। दादी रोज़ माँ को कोई ना कोई कमी निकाल कर पिताजी से मार ज़रूर खिलवाती थी और फिर बड़े फ़ख्र से सबको बताती, मैंने अपने बहू को अपने कब्ज़े में कर रखा है। मजाल है मेरा बेटा बहू के ख़िलाफ़ जाकर मेरी बात को टाल दे। इसके बावजूद भी मेरी माँ हमेशा अपनी सास को अपनी माँ समान ही समझती थी। एक दिन पिताजी शराब पीकर घर आए तो माँ को खूब मारने लगे, इस बात पर क्योंकि माँ ने कहा था, आप यह बात सब कुछ अपने जो करते हैं बहुत गलत है। कभी भगवान के आगे बैठकर अपने पापों की माफ़ी भी मांग लिया करो। शराब पी कर अपना नुकसान कर रहे हो। सारी ज़िंदगी तुमने अपना नुकसान करते करते गुजार दी। तुम कभी अपना फ़ायदा नहीं सोच सके। तुमने हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सोचा, सिर्फ मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर। बस इस बात से पिताजी नाराज़ हो गए और माँ को खूब पीटा, क्योंकि माँ भी सबसे तंग आकर कभी कभी पिताजी को जवाब दे दिया करती थी।
लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए पिताजी से बहुत मार खाई और उनको मुझे स्कूल भेजने के लिए तैयारी ही कर लिया था। फिर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती रही, क्योंकि ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से ही हो पाया था। मुझे पढ़ने का शौक़ था और मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सकूं। मुझे अपने पिताजी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वह मेरी माँ पर हाथ उठाते थे और उन्हें गालियाँ देते थे और दादी के कहने पर उन्हें खाना भी नहीं देते थे, जिसकी वजह से मुझे वह अच्छे इंसान नहीं लगते थे। मर्द वह है तो जो औरत की हिफाजत करता है, जिसके साए में औरत खुशी से जिए। लेकिन मेरे पिताजी तो किसी हैवान से कम नहीं थे। मेरी माँ इतनी अच्छी थी कि जब भी मैं अपने पिता को बुरा कहती तो मेरी माँ मुझे यही समझाती थी, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी मेरे दिल में नफ़रत नहीं भरने दी पिताजी के ख़िलाफ़। लेकिन फिर भी मुझे अपने पिता पसंद नहीं थे, क्योंकि मैं समझदार थी और सब कुछ जानती थी। फिर भी मुझे अपने पिता की कोई चाह नहीं थी। मुझे कभी उनका प्यार नहीं मिला। मैं रोज़ सुबह उठती थी और एक घर में एक नया तमाशा लगा हुआ होता था और आँख खुलते ही देखती थी कि माँ आंसू बहा रही है और माँ बहन की गालियाँ मिल रही हैं। माँ तो बस चुपचाप यह सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। मेरी माँ इतनी हिम्मत वाली थी कि घर का सारा काम भी करती थी और दादी की बातें भी सुनती थी, चाची की भी बातें सुनती थी और पिताजी की मार भी खाती थी। फिर भी कभी मेरी माँ ने हिम्मत नहीं हारी और बस भगवान के आगे हाथ जोड़कर पिता की सलामती की दुआएं करती रहती थी। पिताजी तो अपने फ़र्ज़ से बेखबर थे, लेकिन माँ हमेशा उन्हें यही समझाती थी कि हमारी एक बेटी भी है और अब वो जवान होने वाली है। लेकिन पिताजी को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। मेरी माँ अंदर से बहुत टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से वह बहुत एक मजबूत कड़ी बनी हुई थी। मैं अपनी माता पिता की इकलौती औलाद थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। पिताजी तो मुझे अपना दुश्मन समझते थे। बस चलता तो मुझे गला घोंट कर मार ही डालते। मैं सारा दिन माँ के आसपास ही रहती थी। माँ ने मुझे थोड़े बहुत घर के काम भी सिखा दिए थे और कहती थी, मौत का कोई भरोसा नहीं, क्या पता मैं अब कब तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चली जाऊं। मैं तो सिर्फ तुम्हारे ही खातिर जी रही हूँ, वरना कब की खुदकुशी करके इस दुनिया से जा चुकी होती। माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरे दिल को बहुत अफसोस होता था। मैं बहुत बेबस थी और अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा बहुत दिल लगता था कि अपनी माँ का मासूम चेहरा देखकर मुझे रोना आता था। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, प्यारी बिटिया कहकर बुलाती थी और अपने सीने से लगाए रखती थी। इस घर में मेरी माँ ही तो थी जो मुझसे प्यार करती थी, बाकी सब लोग तो सिर्फ नफ़रत ही किया करते थे। पिताजी और दादी ने मुझे कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि मैं बदसूरत थी या मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी और लोग कहते थे कि मैं अपनी माँ पर गई हूँ। मेरी माँ तो कम उम्र की थी, लेकिन उनकी परेशानियों ने उन्हें ज़्यादा उम्र का कर दिया था। कभी तो मेरी माँ का हाथ जल जाता था तो फिर पैर में चोट लग जाती थी, क्योंकि मेरी दादी भी मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म करती थी। कभी शरीर के किसी हिस्से पर नील पड़ा हुआ होता था। मैं पूछती भी थी कि माँ ये क्या हुआ है, तो तुम क्यों नहीं बताती, कि बात को टाल दे दिया करती थी। और मेरी माँ धीरे धीरे बीमार होने लगी थी। 15 साल हो गए थे मेरी माँ को मार खाते हुए, क्योंकि अब उनका शरीर भी थकने लगा था। आखिर कोई इंसान कब तक इतना जुल्म बर्दाश्त कर सकता है। माँ की हड्डियाँ भी जवाब देने लगी थी। मेरी माँ मुझसे कहती थी, मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत कम है। मेरी प्यारी बेटी, भगवान तुम्हें बहुत अच्छा हमसफ़र दे। कोई भी मेरे पिताजी को अच्छा इंसान नहीं कहता था। लोग कहते थे, यह आदमी सारी रात आवारागर्दी करता रहता है, अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीता है और लड़कियों पर भी गंदी निगाह डालता है। मेरी माँ को जब ये बातें पता चलती थी तो मेरी माँ को बहुत फिक्र होने लगती। माँ पिताजी को समझाती, अपने आगे भी बेटी है, दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटी समझा करो, और बस रोती रहती थी। माँ अगर पिताजी को कुछ समझाती भी थी तो पिताजी बदले में उन पर हाथ ही उठाते थे। घर में जितना भी पैसा जमा था और जितनी भी उनकी कमाई होती थी वह सब शराब में उड़ जाती थी। माँ के गहने भी वह चोरी करके ले जाते थे। अब मैं और ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मैं जवान हो रही थी और माँ को मेरी शादी की फिक्र लगी रहती थी। माँ चाहती थी कि उनकी ये गहने वह मुझे मेरी शादी पर देंगी। वह गहने माँ ने बहुत छुपा कर रखे हुए थे ताकि दादी को न पता चले। अगर दादी को पता चल जाता तो वह वक्त से पहले ही उनसे ले लेती। एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने पिताजी को कुछ दवाइयाँ लाने को कहा था।
पिताजी के पास पैसे नहीं थे, वह दवाइयाँ लेकर नहीं आए और मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मेरी माँ को इलाज की सख्त ज़रूरत थी। अगर वक्त पर मेरी माँ का इलाज कर मिल जाता तो वह शायद कुछ और दिन जी जाती। उन दिनों में हाई स्कूल में पढ़ रही थी। माँ के जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। बस मैं अपनी माँ के जाने का गम मनाती रहती थी। माँ के मरने के बाद भी पिताजी को कोई अफसोस नहीं था। उनकी ज़िंदगी भर की सारी चीज़ भी चली गई थी, तब भी उनके चेहरे पर परेशानी की एक लकीर भी नहीं थी। लेकिन मैं भी किसी इंसान से उम्मीद लगा रही थी। जितनी सारी उम्र मेरी माँ को उसने इतनी तकलीफ़ दी थी, आखिर एक दिन तो अपने हाथ से जान हाथ धो ही बैठती। और बस मैं ये सब कुछ देखती रही। मुझे पता था अब मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी जाएगी और जो जुल्म माँ के साथ होने थे अब वह मेरे साथ होंगे, क्योंकि मुझसे तो सब पहले ही नफ़रत करते थे। मेरे पास अब अपना कोई सहारा नहीं था। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी, जिसके सामने मैं अपने आप को छुपा लिया करती थी। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे अपनी परेशानी शेयर करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मेरी आंखों के सामने तो जैसे अंधेरा छा गया था। बस मैं यही सोचती रहती थी, मेरी माँ ने यह क्यों नहीं समझा कि वह इस दुनिया से चली जाएंगी तो मुझे कौन समझेगा। यही सोचते सोचते मुझे रातों की नींद नहीं आती थी। मुझे अपनी माँ के साथ सोने की आदत थी। इतनी बड़ी होने के बाद भी मैं अपनी माँ से चिपट कर ही सोती थी और अपनी माँ की खुशबू की आदत थी। अपनी माँ के आंचल को पकड़कर सोने की आदत थी। बस यही सोचती थी, अब मैं कैसे अपनी माँ के बिना ज़िंदगी गुजारूंगी। मैंने अलमारी खोली और अपने माँ के कपड़े निकाले और उनसे चिपट कर सो गई। माँ तो मोहब्बत का दूसरा नाम होती है और माँ के बगैर तो मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। माँ के बिना मैं कैसे रहूँगी, यह सोच कर मुझे एक अजीब सी वहशत होती थी। माँ के मरने के बाद से ही मेरे घर की सारी जिम्मेदारियाँ, सारे काम मेरे ज़िम्मे आ गए थे। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अब कोई ज़रूरत नहीं है आगे पढ़ाई करने की, हाई स्कूल कर लिया है, बस अब घर के कामकाज में बैठो। और ये मैं जानती थी मेरी पढ़ाई पहले ही छुड़वाया जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी माँ की वजह से ही पढ़ रही थी। बाकी किसी को मेरी पढ़ाई लिखाई की कोई परवाह नहीं थी। मैं आंसू भरी निगाहों से अपने किताबों को देखती रहती थी, उन सपनों के बारे में सोचती थी जो पूरा होने से पहले ही टूट गए थे। कुछ दिन तक तो यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। रात दिन मेरे रोते रोते ही गुजरते थे। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि पिताजी दूसरी शादी करने वाले हैं। यह दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ को जगह कोई और आ जाएगा। मैं सोचती थी मेरे पिताजी को शर्म आनी चाहिए। अपनी जवान बेटी की शादी के बारे में न सोचते हुए उनको अपनी शादी की फिक्र है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कोई ऐसा आदमी अपनी बेटी नहीं देगा, क्योंकि आज तक पड़ोस के सारे लोग के बारे में जानते थे, क्योंकि मोहल्ले वालों को भी पता था कि यह अपनी पहली पत्नी के साथ किस तरीके से मारता पीटता था और उनके साथ क्या सलूक करता था। सब कुछ जानने के बाद भी कोई अपनी बेटी कैसे दे सकता है। आखिर लोग गरीब से ज़रूर थे, लेकिन ऐसे भी तो नहीं थे कि अपनी बेटी को उठाकर ऐसे दरिंदे को दे दिया जाए, जो शक्ल सूरत की वह अच्छा नहीं था और आदत तो ख़राब थी। शराब पीता था और दौलत भी इतनी नहीं थी कि महल खड़ा कर लिया हो। कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी को, मेरे पिता हो जैसा आदमी अपनी बेटी की शादी कराएगा। जब एक इंसान गलत कामों में पड़ जाता है तो वह इतनी आसानी से उनको बाहर निकल कर नहीं आता। लेकिन मेरे ये अंदाज़े बिल्कुल गलत निकले थे। कुछ दिनों बाद ही पिताजी मेरी उम्र की ही एक लड़की से अपने साथ शादी करके ले आए। वह दिखने में तो बहुत मासूम थी, लेकिन अंदर से बहुत ही चालाक थी। लेकिन मैं उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गई थी, मेरे पिताजी जैसे आदमी को कोई अपनी बेटी कैसे दे सकता है, और इस लड़की ने उस आदमी में क्या देखा। इसमें और पिता की उम्र में भी बहुत फ़र्क था, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह कहाँ से आई, क्या करती थी। पिताजी की दूसरी शादी के बाद मेरी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई थीं। पूरा दिन मैं घर के कामकाज में लगी रहती थी। पिताजी जब घर में आते और अपनी पत्नी की गुलामी में लगे रहते थे, और कभी दोनों कमरे में अकेले बंद बैठ कर न जाने क्या बातें किया करते थे। उन दोनों में कोई शर्म नहीं थी। मुझे तो यह सब देख देख कर बहुत गुस्सा आता था। आखिर मेरी माँ बेचारी अपने इस घर के लिए क्या नहीं किया था, और बदले में मेरी माँ को क्या मिला? सिर्फ मार और गालियाँ। और ये कल की आई हुई लड़की, इसको तो मेरे पिताजी बहुत प्यार की नज़र से देखते हैं। मेरी सौतेली माँ मुझे हमेशा किसी न किसी बात पर डांटती रहती थी।
और हमेशा गुस्से भरी नज़र से देखती थी और मुझसे कहती, मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं हूँ, हम खामोशी से तुम्हारे पिता से मार खा जाऊँगी। मैं तो तुम्हारे पिता को उनकी औकात में रखूँगी। यह लड़की बहुत चालाक थी। उसकी नज़र हमारे मकान पर रहती थी। उसके इरादे थे कि वह जल्द ही पिताजी से कहकर इस मकान को अपने नाम कराने वाली थी। और पिताजी, उन्होंने तो कभी मेरी फ़िक्र की ही नहीं। वह तो बिल्कुल भी मेरी तरफ से बेखबर हो गए थे, या कहूँ कि उनको पता ही नहीं था कि उनकी कोई औलाद भी है। वह औरत तो घर में आकर खूब आराम से उठा रही थी, जबकि मेरी माँ तो हर चीज़ के लिए तरसती थी। पिताजी उस औरत को न जाने क्या क्या लेकर आते थे। यह सब कुछ देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं रो रो कर बस भगवान से यही सवाल किया करती थी कि आखिर मेरी माँ के लिए आराम क्यों नहीं था। ये सब कुछ तो पिताजी इस औरत के लिए कर रहे हैं, वह मेरी माँ के लिए क्यों नहीं था। और मेरी माँ सौतेली, उनका दिल जो खिल जाता वह वैसे ही किया करती थी। मेरे साथ तो उनका बर्ताव बहुत ही बुरा रहता था। कभी कभी तो मुझे खाना दे दिया करती थी, वरना मैं भूखी ही सोया करती थी। मुझे इतना काम करवाती थी कि मैं थक के चूर हो जाती थी, क्योंकि उसने मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ रखा था। वह मेरी ही उम्र की थी। मैं चाहती तो उसका मुकाबला कर सकती थी, लेकिन न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं भी माँ की तरह सारा दिन गुमसुम सी रहती थी, और जो मेरे साथ होता था वह बर्दाश्त करती रहती थी, और अपनी माँ की यादों से कभी ये नहीं निकल पाई थी। मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी। कभी कभी मुझे भी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी आत्महत्या करके अपनी जान ले लूँ। मुझे सुकून की बहुत ज़रूरत थी, जो कि इस घर में मुझे नसीब नहीं हुआ था। मैं सोचती थी अच्छा ही हुआ मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, क्योंकि यहाँ रहकर भी उनकी ज़िंदगी पिताजी ने नर्क बना दी थी। कुछ दिनों बाद ही मेरा हाई स्कूल का रिज़ल्ट भी आ गया था, और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। मैं अपने रिज़ल्ट को देखकर रोने लगी और सोचने लगी कि मेरी माँ ज़िंदा होती तो कितना खुश होती। फिर मुझे पता चला कि स्कूल की तरफ से मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है। किसी भी तरह से मैं ये पैसे अपने घर वालों को नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने मोबाइल ले लिया। वैसे भी एंड्रॉयड फ़ोन आजकल हर किसी के पास होता है, और सभी को आजकल मोबाइल की ज़रूरत होती है। मैंने तो इस मोबाइल को अपना दिल बहलाने के लिए लिया था। सारी सारी रात सोशल साइट चलाती रहती थी, और दूसरे लोगों की प्रोफाइल चेक करती रहती थी, देखती रहती थी, और सोचती थी कि इन लोगों की ज़िंदगी मुझसे कितनी अच्छी है। और रील्स देखा करती थी। रील्स देखकर मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, डांस करती हैं, और कितनी प्यारी लगती हैं। लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। मेरे दिल में ख्वाहिश भी थी कि मैं रील्स बनाऊं और सोशल साइट पर अपडेट करूं, और मैं भी रातों रात मशहूर हो जाऊं, और इस छोटे से घर को छोड़कर किसी बड़े घर में चली जाऊं, पलट कर भी इस घर की तरफ वापस ना आऊं। लेकिन मैं सिर्फ ऐसे सपने ही देख सकती थी। हकीकत में ये सब कुछ करने की हिम्मत चाहिए थी, और वो मुझ में नहीं थी। सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी और पूरी रात मोबाइल चलाती थी, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, और सारा दिन मुझे नींद के झोंके आते रहते थे। घर का काम करने के बाद जैसे ही मुझे नींद आने लगती थी, तो मैं अपने कमरे में जाते ही बिस्तर पर लेट के मोबाइल हाथ में ले लिया करती थी। मेरे दिमाग पर ये सारी चीज़ें सवार हो चुकी थी। मैं इन चीज़ों की आदी हो गई थी। मैं भी मोबाइल में उन लड़कियों को देख देख कर तैयार होती थी, मेकअप करती थी, और उनकी ही तरह ख़ुद को बनाने की कोशिश करने लगी थी। मेरी सौतेली माँ मुझे ताने दिया करती थी कि तुझ पर लग गए हैं, तुझे पर लग गए हैं। जब से तेरी 10वीं का रिज़ल्ट आया है, जब से तू बहुत ज़्यादा उछलने लगी है। मेरी सौतेली माँ मेरी खूबसूरती से बहुत जलती थी। पिताजी से शादी करने के बाद उसकी खूबसूरती बढ़ने की बजाय और कम होती जा रही थी। अब तो वह शादीशुदा औरत लगने लगी थी। पिताजी के शरीर से तो शराब की बदबू आती थी, और अब वह बदबू उस औरत के शरीर से भी आने लगी थी। मैं जानती थी कि कुछ साल बाद वह पिताजी के बच्चे पैदा करने वाली मशीन बन जाएगी। वह मुझसे जो भी कहती थी, मैं उसकी बातें का टाल दिया करती थी, और उससे नज़रें चुरा कर अपने कमरे में चली आती थी। मैं अपनी अलग ही दुनिया में खो चुकी थी। दिन रात अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई रहती थी। मैं अपने कमरे में आकर अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचती थी और अपनी फ़ोटो अपलोड कर देती थी। मेरे फ़ोटोज़ पर बहुत सारे लाइक्स कमेंट भी आते थे। लोग मेरे फ़ोटो शेयर भी करने लगे थे। एक दिन में पहना हुआ है। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरी और मैंने अपना हाथ हिलाया, तो लोग मेरी एक झलक के लिए पागल हो रहे थे। मुझे देखते ही बेकरार हो गए थे, और मेरे स्वागत के लिए अपने हाथों में फूल बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर अचानक से मुझे लगा कि मेरे गले पर दो मोटे मोटे हाथ हैं। तभी अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं सपनों की दुनिया
से वापस आ गई। मैंने ख़ुद को देखा कि मैं वही पुराने कपड़े पहने जो मैं घर में पहने हुए थी। मुझे ख़ुद को देखकर नफ़रत हो रही थी। बस यही सोच कर लगा कि काश मैं अपने सपने में ही रहती, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने आकर मुझे उठा दिया और कहने लगी, दिन निकल आया है, अब काम पर लग जाओ। महारानियों की तरह देर तक सोया मत करो। मुझे तो उसकी कड़वी बातें सुनने की आदत थी। मैं दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए कि आगे क्या होता है उसके साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।